हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गीतिका चौधरी फ्रॉम जीना सीखो। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास पेशेंट करते हैं और मेरे वेबिनार्स में भी और मैम के वेबिनार्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम इस टॉपिक पे बात करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इनफर्टिलिटी अगर हो रही है उसके क्या कारण हैं। कभी कभी ऐसे कारणों में हमें एलोपैथी इंटरवेंशन करना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी हो जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। एंड हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति मैम। मैम प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेटेड इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और हमने वर्ल्ड का फर्स्ट इंटीग्रेटेड IVF सिस्टम शुरू किया है। आयुर्वेदा को इसमें कंबाइन करके, नेचुरोपैथी को इसमें कंबाइन करके, हिम्स के साथ। हम सब जानते हैं कि हर पैथी में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। हमने क्या कोशिश की है कि हर पैथी, चाहे वो नेचुरोपैथी है या एलोपैथी है या आयुर्वेदा है, इनके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको हम साथ में रख के पेशेंट को बेनिफिट दे पाएँ। ये हमारा इंटीग्रेटेड IVF सिस्टम है और आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि रेयर प्रॉब्लम्स इन इनफर्टिलिटी। कई चीज़ें तो बहुत कॉमन है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, सीमेन काउंट एबनॉर्मल है, पर कुछ इन सब कॉमन प्रॉब्लम्स में भी कुछ अनकॉमन सिचुएशन सामने आती हैं, तो उनसे कैसे डील करना है, तो ये आज हमारा मुद्दा है। आज के इस टॉपिक पर हम एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ मैम कि फाइब्रॉइड्स को लेकर के बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आती है कि मैम ये नेचुरली ठीक हो सकता है या हमें इसके लिए कोई मैमेक्टमी या फिर कोई और ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। क्या इससे हमारी फर्टिलिटी पे कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि अर्ली एजेस में भी, जैसे लेस देन अगर 30 इयर्स की एज में आता है, तो कई फीमेल्स बड़ा डर रही होती हैं कि हमें ये प्रोसीजर्स कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड। पहले हमें समझना है कि फाइब्रॉइड होता क्या है। जो बच्चेदानी के अंदर रसौली होती है उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। जो अंडेदानी में रसौली होती है उनको हम सिस्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हर लेडी के अंदर एक बच्चेदानी या यूट्रस होता है और 2 अंडेदानी यानी ओवरीज होती हैं। अगर ओवरीज में रसौली है वो सिस्ट है और अगर यूट्रस या बच्चेदानी में रसौली है तो वो फाइब्रॉइड है। अब फाइब्रॉइड बहुत कॉमन है, 5 में से 1 लेडी को फाइब्रॉइड होता है और फाइब्रॉइड में कैंसर नहीं बनता 99.9%। बहुत सारी स्टडीज़ की गई और उसमें देखा है द चांसेस ऑफ फाइब्रॉइड कैंसर, जिसको हम लियोमायोसार्कोमा बोलते हैं, बहुत ही रेयर होता है और आप ये मान के चलो कि नहीं होता। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी नहीं करता है और ना ही अबॉर्शन करता है। तो हमें मेजरली ज़्यादातर पेशेंट जिनको फाइब्रॉइड है उनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पर फिर किन केसेस में सर्जरी करनी? आज हम अनयूजुअल सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं, यूजुअल केसेस, कॉमन केसेस। तो फाइब्रॉइड इज़ वेरी कॉमन, ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अनयूजुअली अगर आपका फाइब्रॉइड से 8-9 सेंटीमीटर से बड़ा है, वो आपके पेट का काफ़ी भाग ऑक्युपाई कर रहा है, तो फिर ऐसे में हम सर्जरी करते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी जब हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। पर इससे अगर छोटा फाइब्रॉइड है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अब सर्जरी कैसी होनी चाहिए? अगर आपका फाइब्रॉइड, हम सेंटीमीटर्स में अगर बात करें, अगर आपका फाइब्रॉइड 9 से 10 सेंटीमीटर से बड़ा है फाइब्रॉइड, तो फिर ओपन सर्जरी यूजुअली इज़ रिकमेंडेड रादर देन लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी। अगर आपका छोटा फाइब्रॉइड है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और उसको हमें किसी वजह से निकालना है, या फिर अगर 10 सेंटीमीटर का भी फाइब्रॉइड है पर वो एक छोटे पेडिकल से यूट्रस के साथ कनेक्टेड है, ऐसे है ना,
तो फिर इसमें हमें कटिंग कम करनी पड़ती है। इन केसेस में हम रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रोबोटिक का फ़ायदा क्या होता है, पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल है, ब्लड लॉस नहीं होता, 2 छोटे होल्स में हो जाती है, पेशेंट उसी दिन या अगले दिन घर जा सकता है और पेन नहीं होता। पर अगर इससे बड़ा फाइब्रॉइड है तो फिर हम रोबोटिक नहीं करते या लेप्रोस्कोपिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चेदानी में से फाइब्रॉइड निकालने का कारण क्या है? वो ये है कि भाई जब फाइब्रॉइड निकालें तो बच्चेदानी को बचा सकें, जिससे कि उसमें बच्चा हो सके। तो जब हम फाइब्रॉइड लेप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली निकालते हैं तो हम इलेक्ट्रोकॉटरी यूज़ करते हैं और टिश्यूज़ को बर्न करते हैं जिससे ब्लीडिंग ना हो। तो जब टिश्यूज़ बर्न करते हैं तो उन फाइबर्स की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है और ये देखा गया है कि लेटर जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चेदानी फटने का डर होता है। सेकेंड, फाइब्रॉइड को तो मैंने रोबोटिकली निकाल लिया, पेट में रख दिया। अब पेट से कैसे निकालेंगे? 2 छोटे छोटे इंसिजन है। तो फिर वी मॉर्सिलेट। पर मॉर्सिलेशन का आपको पता है, मॉर्सिलेशन इज़ ऑलमोस्ट बैंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर बड़ा फाइब्रॉइड है और उसके अंदर अगर बाई चांस कैंसर बनाने वाले सेल्स हैं तो अगर आप मॉर्सिलेट करोगे तो वो पूरे पेट में फैल जाएंगे। सो इसलिए अगर बड़े फाइब्रॉइड्स हैं तो वन शुड गो फॉर ओपन सर्जरी, जिससे कि पूरा फाइब्रॉइड इंटैक्ट निकाल दिया जाए। सो ये है अबाउट द फाइब्रॉइड। ओके मैम, ये तो हमने फाइब्रॉइड्स की बात की, तो क्या किसी एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो क्या उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है? वेरी रेयर अगेन। अगर आपके यूट्रस में साइड में 2 ट्यूब होती हैं जो एक बिल्कुल पतले 1 मिलीमीटर ओपनिंग से यूट्रस के अंदर कनेक्टेड होती हैं, अगर आपके दोनों कॉर्नू, इनको कॉर्नू बोलते हैं, अगर आपके दोनों कॉर्नू में छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, ये फिर अगर छोटे फाइब्रॉइड भी होंगे तो कॉर्नू ब्लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे में HSG या ट्यूब टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर HSG करा के हमें ये पता चल जाता है कि ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक्ड है तो फिर हम हिस्ट्रोस्कोपिकली एक कैनुला या वायर डाल के या गाइड वायर डाल के वो कॉर्नूज को खोल देते हैं या वाले फाइब्रॉइड्स को निकाल देते हैं। ओके, तो आई थिंक फाइब्रॉइड्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों को क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं सिस्ट की तरफ कि कौन कौन से सिस्ट में हमें सर्जरी रिकमेंडेड है और किसमें नहीं है, और कैसे हम इसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं, और क्या हार्मोन्स की पिल्स लेना लॉन्ग टर्म, और क्या ये इनफर्टिलिटी को कोई उसको नुकसान करती है आपकी फर्टिलिटी को, या क्या ऐसा मेन इशू आता है? सो वेरी नाइस क्वेश्चन। अब ये तो हमने शुरू में ही क्लियर कर दिया, सिस्ट कहाँ होते हैं? सिस्ट ओवरीज में होते हैं। अब ओवरी में 100 प्रकार के सिस्ट होते हैं। सबसे कॉमन होता है हार्मोनल या फॉलिकुलर या सिंपल सिस्ट। ये पानी भरे सिस्ट होते हैं और ये आपके अंडे ही होते हैं जो टाइम पे ग्रो नहीं करते और ये बाद में सिस्ट बना देते हैं। सो इनके लिए हार्मोनल पिल्स आर वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ अगर हमारे को सिंपल सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट मिलते हैं तो हम 2 से 3 महीने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल्स पे पेशेंट को रख देते हैं, उनसे सिस्ट बिना सर्जरी के डिसॉल्व हो जाते हैं। अब दूसरी तरह के सिस्ट होते हैं जो एबनॉर्मल सिस्ट होते हैं, जैसे कि डर्मोइड। डर्मोइड अगर 4 सेंटीमीटर के भी ऊपर है तो वो ओवरी को घुमा सकता है। ऐसे में रोबोटिक सर्जरी सिर्फ 3 छोटे छोटे टाँकों से हो जाती है और उससे बाकी नॉर्मल ओवरी को हम बचा लेते हैं और सिर्फ जो एबनॉर्मल सिस्ट है उसको निकाल लेते हैं। डर्मोइड सिस्ट के अंदर दांत भी होते हैं, बाल भी होते हैं और इनको ये अपने आप डिसॉल्व नहीं होते, इनको निकालना ज़रूरी होता है। अब इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में एक बहुत कॉमन सिस्ट होता है चॉकलेट सिस्ट या हिमरेजिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। ये सब एक ही चीज़ है। अब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट क्या होते हैं? जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो यूट्रस की लाइनिंग जाके ओवरी के ऊपर चिपक जाती है। जब अगले बार महीना आता है तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है और वो ब्लड क्योंकि बॉडी से बाहर नहीं आ सकता तो वो ओवरी में सिस्ट बना देता है। अब इसको चॉकलेट सिस्ट क्यों बोलते हैं? ब्लड को अगर हम रख लें तो वो थोड़े दिनों में उसका रंग चॉकलेट जैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन। तो जब हम इस सिस्ट को निकालते हैं उसके अंदर डार्क ब्राउन फ्लूइड होता है जो एक्चुअली ब्लड होता है, तो इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। सो ये वाले जो सिस्ट होते हैं ये इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं, पर इसमें अगर वो 6 सेंटीमीटर के ऊपर है या वो आपको नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो फिर हम इनको रोबोटिकली निकालते हैं।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब ये सर्जरी की जाए तो रोबोटिक का फ़ायदा क्या है कि आपकी नॉर्मल ओवरीज को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके सारे अंडे ख़त्म हो जाएंगे और कंसेप्शन नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक डेसिकेशन कम यूज़ करना है जिससे अंडे ख़राब ना हो। तो ये सारा कुछ फ़ायदा रोबोटिक सर्जरी से हो जाता है। रोबोटिक सर्जरी पे हमारे और भी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो। सो फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मोर देन 6 सेंटीमीटर उनको निकालना चाहिए। कई बार एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ साथ ट्यूब्स भी ब्लॉक्ड होती हैं, तो हम ट्यूब भी साथ में खोल देते हैं, और एडिशंस होते हैं तो वो भी ब्रेक कर देते हैं। इसके साथ मैम एक और क्वेरी है कि हाइड्रोसेल्पिंग्स और हिमेटोसेल्पिंग्स, इसका और सिस्ट में क्या डिफरेंस है? लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके लिए भी बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अभी लेप्रो करा के और सारा आगे प्रोसीजर कराइए। तो ये क्या है बेसिकली? सेल्पिंग्स का क्या मतलब है? फेलोपियन ट्यूब है ना, ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब भी सेल्पिंग्स बोलते हैं। तो हर विमेन में यूट्रस, ओवरी और 2 ट्यूब होते हैं। ट्यूब जो है ओवरी में से अंडा लेती हैं और उसी के अंदर कंसेप्शन होता है और फिर वो जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। अगर ट्यूब में पानी भर जाए तो उसको हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं, अगर ब्लड भर जाए तो हिमेटोसेल्पिंग्स बोलते हैं। अब ट्यूब से पानी किस वजह से भर सकता है? टीबी की वजह से भर सकता है, या नॉर्मल सिक्रीशंस अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है तो भर सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में उसमें ब्लड भर सकता है। और एक कंडीशन होती है कई बार यंग गर्ल्स में, नीचे से यूट्रस से बाहर आने का रास्ता बंद होता है। तो इस कंडीशन में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो यूट्रस में ही कलेक्ट होता रहता है, और जब वो बहुत कलेक्ट हो जाए तो फिर वो ट्यूब्स में भी कलेक्ट हो जाता है, उससे भी हिमेटोसेल्पिंग्स हो जाता है। सो इन सब कंडीशंस में हमें ट्यूब्स को या तो काटना पड़ता है या ड्रेन करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज। ओके मैम, तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने हाइड्रोसेल्पिंग्स और इसके बारे में बात की, तो इसी से ही मुझे दिमाग में आया कि आज हम पीआईडी के बारे में भी बात करते हैं कि क्या पीआईडी इनफर्टिलिटी कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं इनफर्टाइल वुमेन का, तो हमें उनके पेट में, पेट मतलब यूट्रस के पीछे पानी भरा हुआ दिखता है। अब ये पानी सिर्फ पानी ही हो सकता है या उसके अंदर सेप्टम भी हो सकते हैं। अब मेन कॉजेस ऑफ फ्लूइड इन द पेल्विस आर एनी इन्फेक्शन। देखो, फ्लूइड अगर आ गया है तो इसका मतलब है सम इन्फेक्शन। यूजुअली विमेन में पीआईडी का मेन कारण होता है क्लेमीडिया। क्लेमीडिया एक ऑर्गेनिज्म होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और उसकी वजह से उसमें पानी आ जाता है। दूसरा, और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेल्विक इन्फेक्शन कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज कैन बी ट्यूबरकुलोसिस। पर पहले अगर हमारे पास कोई फीमेल है और उसके पेल्विस में पानी है तो हम उसको पहले एंटीबायोटिक देते हैं, फॉर नॉर्मल एंटीबायोटिक, एंड देन डॉक्सीसाइक्लिन फॉर क्लेमीडिया अगर वो एलर्जिक नहीं है, और फिर 14 डेज के बाद रिपीट स्कैन करके देखते हैं। यूजुअली पानी चला जाता है, पर अगर फिर भी पानी भरा हुआ है तो उसका एक और कारण हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस या एंडोमेट्रियोसिस में भी होता है। तो फिर टीबी की जांच करना, और एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको भी ड्रेन करना ज़रूरी हो जाता है, जो हम रोबोटिकली बहुत आसानी से कर सकते हैं। रोबोट से हम एक स्कोप अंदर डालते हैं और अंदर देख लेते हैं कैसा पानी है, पानी का सैंपल ले लेते हैं, जो सेप्टम होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, फ्लूइड ड्रेन कर देते हैं, और ट्यूबल पेटेंसी भी साथ के साथ चेक कर लेते हैं, ओवरीज की भी कंडीशन चेक कर लेते हैं, और उसके बाद पेशेंट एकदम कंसीव कर जाते हैं। इसी तरीके से हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, फीमेल से पूछते हैं कि भाई आपको वाइट डिस्चार्ज है या नहीं है, तो फीमेल बोलते हैं नहीं मुझे कभी होता नहीं है। पर जब हम चेक करते हैं, पीवी करते हैं, तो पता चलता है इन्फेक्शन है। तो क्या ये भी कारण है कि जब वो नेचुरली ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो स्पर्म्स वहीं किल हो जाते हैं ड्यू टू दैट एनवायरनमेंट? सो ये भी पॉसिबिलिटी आई थिंक। So pelvic infection is one of the very important causes of infertility, not directly, जैसे आप बता रहे हैं वो तो हो ही सकता है कि इन्फेक्शन कहीं भी है तो फिर स्पर्म्स पे भी अफेक्ट करेगा। सेकेंडली, ये ट्यूबल ब्लॉकेज भी कर सकते हैं। दूसरा, ये अंदर जाके पीआईडी कर देते हैं, पेट में पानी भर जाता है और बाकी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं तो उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो। सेकेंडली, ना सिर्फ ये इनफर्टिलिटी करते हैं, पर अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें भी ये तंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका वाटर बैग जल्दी रप्चर हो सकता है, लीडिंग टू प्री टर्म लेबर, और फिर बेबी के सर्वाइवल का भी मुश्किल हो सकता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैम, आज हमने जो एक कंक्लूजन निकाला कि कोई भी ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नेचुरली भी हो सके, क्योंकि कभी कभी वो अंदर डिजीज़ इतनी ग्रो कर जाती है
कि उसको नेचुरली ट्रीट करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो उन केसेस में, कुछ केसेस में हमें ओपन मायोमेक्टमीज वगैरह करनी पड़ती है, या फिर कुछ केसेस में रोबोटिक भी रिकमेंडेड होती है, बट मिनिमम इन्वेजन होना चाहिए। और उसके लिए बेस्ट काउंसलिंग, अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम में हो तो कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं छोटा फाइब्रॉइड है, इसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, और उसके लिए मायोमेक्टमीज वगैरह प्लान कर देते हैं। सो वो हमें आई थिंक नहीं करना चाहिए। और मैम ने भी बहुत क्लियरली बताया, मैम का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने मैम की हेल्प से कंसीव भी किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। एंड हम लोग प्रोटोकॉल्स इस तरीके से हम लोगों ने सेटअप किया है, क्योंकि ये पूरे भारत का, मैम तो बोलती है पूरे वर्ल्ड का ये पहला इंटीग्रेटेड सिस्टम है। एंड इसमें भी हम लोग जो भी पेशेंट आता है पूरा उसका काउंसलिंग करके कंप्लीट उसका A to Z क्या क्या स्टेप्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, कि हमें नेचुरली चलना है या फिर आगे हमें किस तरह से प्रोसीड करना है, वो हम एक ही छत के नीचे आपको गाइड करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जब हम चल के उसमें रिजल्ट्स लेके आते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। सो आज का जो पॉडकास्ट था ऐसे ही रेयर प्रॉब्लम्स के लिए था, जो कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उन लोगों के लिए। तो अगर ऐसे कोई भी केसेस आपके पास हैं या आपको लगता है आसपास लोगों को ऐसा है जो आपको जानते हैं, तो आप ये पॉडकास्ट उनको ज़रूर दिखाइए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको दे सकें। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं डॉक्टर प्रीति मैम का कंसल्टेशन लेना, या आप मुझसे या हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बार बार अबॉर्शंस होना, या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं, तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो IVF स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज़्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार IVF करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।